नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ एक गधे की आत्मकथा, जिसे लिखा है उर्दू के महान उपन्यासकार कृष्णचंद्र ने। आप सुन रहे हैं एपिसोड 15वां, जिसका शीर्षक है भाग जाना गधे का वेलिंगटन क्लब से घुस जाना साहित्य अकादमी में और मुलाकात करना देश के सुप्रसिद्ध लेखकों से। मैं अभी वहीं खड़ा था और चौकन्ना होकर सोच रहा था कि अब किधर जाऊं। ये क्या देखता हूं कि एक लेखकों जैसी मुखाकृति का व्यक्ति सिर से कंधों तक बाल लटकाए, हाथ में ढेला उठाए मुझे मारने चला रहा है। उसका चेहरा किताबी था, माथा नूरानी और दाढ़ी सफेद। पहले तो वो मुझसे दूर रहा और ढेला उठाए डरता रहा और कहता रहा, अहिंसा में विश्वास रखता हूं, नहीं तो अभी ढेला मार देता। भला इसी में है कि सीधे सीधे यहां से चले जाओ। मैंने कहा, मेरे पीछे पीछे बहुत से लोग डंडे उठाए मारने को चले आ रहे हैं, इसलिए वापस नहीं भाग सकता। अब चाहे तुम हिंसा करो या अहिंसा। मुझे बोलते देखकर उस व्यक्ति के हाथ से ढेला छूट गया। आंखें फटी की फटी रह गई, रंग उड़ गया और दाढ़ी के बाल ऐसे कांपने लगे कि मुझे भय होने लगा कि कहीं उसकी दाढ़ी चेहरे से छूटकर नीचे न गिर पड़े। किसी प्रकार कुछ क्षणों के बाद उस महानुभाव ने अपने आप पर काबू पाया और बड़े मुश्किल से बोला, तुम कौन हो? बनाकर गधों का हम भेष गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। ये व्यक्ति जो सुनते ही पलट गया, अपनी मेज पर जाकर अपने साथी लेखकों से कहने लगा, मित्रों कमाल हो गया। क्या हुआ? बहुत से लेखक एक साथ बोल उठे, अरे चचा गालिब गधे का भेष बनाकर हमसे मिलने आए। झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं, अपनी आंखों से देख लो, अपने कानों से सुन लो, वो सामने खड़े हैं। उस महानुभाव ने मेरी ओर संकेत किया। इतने में चपरासी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी और उनका असिस्टेंट, जिनका नाम मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि ये श्री डी गुड़च हैं, वे सब डंडे उठाए मुझे बाहर निकालने आए कि उस महापुरुष ने हाथ के संकेत से न उन्हें रोक दिया, बल्कि मेरे लिए स्पेशल कुर्सी लाने को कहा। इसके बाद मुझे बड़े आदर से उन लेखकों की सभा में बिठाया गया। बहुत से लोग बराबर पूरे जा रहे थे। आखिर मुझसे रहा न गया तो मैंने कहा, क्यों सज्जनों, क्या आपने आज तक कोई गधा नहीं देखा जो इस तरह घूर रहे हैं? एक सज्जन बोले, हम सब जानते हैं। आप ये बताइए कि आपने अपनी ये दशा क्यों बना रखी है, किस लिए? मैंने कहा, इस मिट्टी के पुतले के जिस्म को किसी तरह ढांपना तो चाहिए। अरे कहिए कहिए, कैसे आना हुआ? जहां पर आप हैं वहां से तो कोई मुश्किल ही आ सकता है। जी हां, बजाय इरशाद फरमाया, बड़ी मुश्किल से आया हूं। अभी तक कानों में उन लोगों की आवाजें गूंज रही हैं जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। अजय साहब, आपके शेर जो एक बार सुनेगा वो 100 बार आपके पीछे भागेगा। एक मरियल सा लेखक बड़ी मरियल आवाज में बोला। शेर? मैं आश्चर्यचकित रह गया। उस पहले महानुभाव ने मेरे कान में कहा, मैंने इन्हें बता दिया है कि आप कौन हैं। गालिब गधे के वेश में। गालिब? ला हौल बिला कुव्वत। मैंने क्रोध भरी नजरों से उसकी ओर देखकर कहा, अरे साहब, मैं तो एक मामूली सा गधा हूं जिसे लिखने पढ़ने की थोड़ी सी तमीज है। कहां मैं और कहां गालिब? अच्छा, अकादमी के सेक्रेटरी साहब बोले, मैं समझ गया, आप ही वो बोलने वाले गधे हैं जिनके चित्र समाचार पत्रों में छपे हैं। मैंने सिर झुकाकर कहा, अजी बोलने वाले गधे तो दुनिया में बहुत हैं। हाँ, चित्र किसी किसी के छपते हैं, लेकिन मेहरबानी करके मुझे ये तो बताइए कि मैं किस महफिल में बिना बुलाए मेहमान की तरह आया हूं। सेक्रेटरी साहब बोले, ये साहित्य अकादमी, कला केंद्र और संगीत नाट्य की अकादमी की मिलीजुली सभा है। आपको यहां पर भारत भर के चोटी के लेखक, कलाकार, संगीतकार, नाट्यकार मिलेंगे। इस मेज पर जहां आप बैठे हैं, देखिए, ये महानुभाव श्री गणेंद्र नाथ नागपाल है। आप हिंदी के सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। आपने 10 उपन्यास लिखे हैं। आपके उपन्यासों की विशेषता यह है कि जो बात आप एक उपन्यास में कहते हैं, दूसरे उपन्यास में स्वयं ही उसका खंडन कर देते हैं।
आपका पूरा साहित्यिक जीवन अपनी कही हुई बातों के खंडन में व्यतीत हुआ है, इसलिए तो हिंदी साहित्य में आपका विशेष स्थान है। ये हमारी कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, जिनसे मिलिए। ये अचकन वाले, टोपी वाले, चुग्गी दाढ़ी वाले अब्बू अदीब हैं। इनका कमाल यह है कि पिछले 15 वर्षों से इन्होंने उर्दू साहित्य की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। ये भी हमारी कार्यकारिणी समिति के एक सदस्य हैं। इनसे मिलिए। आप श्री सुंदर सिंह जी हैं। आप न लेखक हैं, न अदीब, न कवि, न शायर, लेकिन बड़ी ऊंची श्रेणी के धर्मोपदेशक हैं। आप भी हमारी कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। आपसे मिलिए। ये है श्री डी गुड़च। गुजराती के लेखक हैं, लेकिन गुजराती के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लेखकों और उनके साहित्य पर आपकी दृष्टि बड़ी गहरी है। और ये है श्री अब्दुल शकूर प्रोफेसर। हालांकि आप भी अदीब नहीं हैं, फिर भी पिछले 15-20 वर्षों में इस बात पर रिसर्च फरमा रहे हैं कि उर्दू का कायदा अगर अलिफ के स्थान पर ये से शुरू हो तो कैसा रहे। कैसा रहे, मैंने पूछा। अब्दुल शकूर बोले, मेरा ख्याल है कि अगर एक बच्चा उर्दू का कायदा 6 महीने में ख़त्म कर लेता है तो फिर 6 साल में ख़त्म किया करेगा। मैंने पूछा, इससे क्या फ़ायदा होगा? वे बोले कि इससे एक तो बच्चे की समझबूझ की बुनियाद पक्की होगी, दूसरे ज़बान मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। मैंने कहा, मुश्किल ज़बान से क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने कहा, सही इल्म तो मुश्किल ज़बान में ही मिलता है। अब्दुल शकूर जी फिर बोले, हमारे यहाँ तो सहल ज़बान में लिखने वाले अदीबों का गुजर ही नहीं। हमने अपनी साहित्य अकादमी में इस बात का ख़ास इंतज़ाम कर रखा है कि इसमें कोई अदीब ऐसा न घुसने पाए जिसने पिछले 15-20 साल में कोई बात, कोई काम की बात आसान ज़बान में कही हो। हमारे सामने अकादमी फ्रांस का उदाहरण है। उस अकादमी में रूसो और वॉल्टेयर जैसे अदीबों को शामिल नहीं किया गया था। मैंने कहा, आपको इस बात पर फख्र करने की बजाय शर्म आनी चाहिए। अपना अपना विचार है। श्री गणेंद्रनाथ नागपाल ने एक रसगुल्ले की ओर देखते हुए, बल्कि योगाभ्यास करते हुए कहा, छोड़िए इस बात को। मैंने बात पलटते हुए कहा, मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक रहा है। क्या मैं अकादमी का मेंबर हो सकता हूं? बस यही तो खराबी है। श्री गुड़च इनकार में सिर हिलाकर बोले, क्या यही कि आपको पढ़ने लिखने का शौक है? श्री गुड़च मुझे समझाते हुए बोले, वास्तव में हमारे यहां मेंबर होने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि हम 50 वर्ष से इधर की आयु के लेखक को अपना मेंबर बनाते ही नहीं, क्योंकि समय तक वो वास्तविक शब्दों में जिम्मेदार नहीं कहला सकता। आप हमारी अकादमी के मेंबरों को देखिए, एक से एक बूढ़ा पड़ा हुआ है जिसने वर्षों से कोई पुस्तक नहीं पढ़ी या न पढ़ने की उसकी कोई इच्छा है। पुस्तकों से अधिक हमारी कार्यकारिणी समिति में रोगों की चर्चा रहती है। किसी को दिल का रोग है, किसी को दमे का, किसी की आंख दुखती है, तो किसी को कोई मूत्र रोग। हाँ, यदि आप किसी भयानक रोग से ग्रस्त हो तो मैं आपकी मेंबरशिप पर विचार करूं। मैंने कहा, मेरा स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है और अभी 50वां वर्ष मुझसे काफी दूर है, तो अकादमी की मेंबरी भी बहुत दूर समझिए। श्री गुड़च हंसकर बोले, इसके अतिरिक्त हम कुछ ये भी पसंद करते हैं कि मेंबर पढ़ने लिखने की बजाय यदि सोचने समझने पर अधिक विचार करें तो अच्छा रहता है। वास्तव में हम अच्छे विचारक पैदा करना चाहते हैं। हमारी कार्यकारिणी समिति में आपको लेखक कम और विचारक अधिक मिलेंगे। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में कोई किताब नहीं लिखी, पिछले 15 साल में कोई किताब नहीं लिखी, बल्कि पूरी उम्र में कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन वे हमारी अकादमी के प्रमुख मेंबर हैं। किस लिए? एक लेखक होने के नाते से नहीं, एक प्रमुख विचारक होने के नाते। उन्होंने पढ़ने लिखने के स्थान पर अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा सोचने, समझने, विचार करने, विचार करते करते ऊँघने और ऊँघते ऊँघते सो जाने में बिताया है। वाह, क्या कहने हैं, मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गए। फिर हमारे यहाँ उन नए नए आंदोलनों को भी अच्छा नहीं समझा जाता जो पिछले 30 वर्षों में भारत के विभिन्न साहित्यों में है और देखते देखते उन पर छा गए। आपका संकेत, मेरी बात अधूरी रह गई। मेरा संकेत मानवतावादी, जनतंत्रवादी, साम्यवादी, प्रगतिवादी लेखकों के विभिन्न संघों से है, उनके काम से है, उनके साहित्य से है।
आप इन संघों के किसी मेंबर को हमारी अकादमी का मेंबर नहीं पाएंगे। क्यों? मैंने आश्चर्य से पूछा। हम पसंद नहीं करते, और क्यों? लेकिन उन लोगों की रचनाएं भारत भर में लोकप्रिय हैं, दूसरी भाषाओं में उनका अनुवाद होता है, भारत से बाहर दर्जनों भाषाओं में उन रचनाओं को आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अरे देखा जाता होगा। सेक्रेटरी साहब ने अब बीच में आकर बोलना शुरू किया। यह भारतीय साहित्य अकादमी है, यहां प्रगतिशील लेखक नहीं घुस सकता। श्री सुंदर सिंह बात की कटुता को नम्र स्वर देते हुए बोले, बात असल में यह है श्रीमान जी कि हम लोग क्लासिकल साहित्य को पसंद करते हैं, उर्दू में गालिब तक, हिंदी में भारतेंदु तक, संस्कृत में कालिदास तक। तो मैंने पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके बाद अब तक जो कुछ विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है, जो कुछ संसार भर में लिखा गया है, संसार में जो नए आंदोलन चले हैं, जो घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने न केवल राजनीति बल्कि पूरे जीवन की धारा को मोड़कर रख दिया है, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है? सेक्रेटरी ने मुस्कुराकर पूछा, आप घास तो नहीं खा गए? मैंने कहा, खाई नहीं है, खाना चाहता हूं। सेक्रेटरी ने अपना अतिथि प्रेम दर्शाते हुए कहा, अभी मंगवाता हूं। यह कहकर वो तो वहां से चल दिया। मैंने मुड़कर श्री गुड़त से पूछा, मेरा तो साहित्यकारों या साहित्य से संबंध रखने वालों से मिलने का यह पहला मौका है। इससे पहले मैं आप लोगों की किताबें पढ़ता था। कहिए, आप लोग, मेरा मतलब है कि साहित्य अकादमी के उपस्थित सदस्य साहित्य और साहित्यकारों के सहायता के संबंध में क्या काम कर रहे हैं? श्री गुड़ज बोले, अभी तो हम एक बहुत बड़ी सूची तैयार कर रहे हैं, उन समस्त लेखकों और उनकी समस्त पुस्तकों की जो पिछले 100 वर्षों में लिखी गई हैं। मैंने पूछा, और उन पुस्तकों की सूची कौन बनाएगा जो पिछले 100 सालों में नहीं लिखी गई हैं? लेखक की दरिद्रता के कारण वे समस्त कविताएं, वे समस्त चित्र, चित्रकला की सुंदर कलाकृतियां, वो महान संगीत जो कलाकार के दिमाग में घुट कर रह गए क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था, क्योंकि उसका बच्चा भूख से दम तोड़ रहा था, उसकी पत्नी टीवी से मर गई थी। उन समस्त किताबों, कविताओं, चित्रों, गीतों की सूची कौन बनाएगा जो हो सकते थे लेकिन हो नहीं सके? यह हमारा काम नहीं है। श्री गुड़त थोड़े झेप कर बोले, तो फिर ये किसका काम है? कौन सी भारतीय अकादमी इस काम को अपने हाथ में ले लेगी? वो कौन सी अकादमी होगी जो लेखकों की घायल छाती पर मरहम रखेगी, कि उसकी पुस्तकों की रक्षक बनेगी जिन्हें उसने अपने हृदय रक्त से लिखा है? वो कौन सी अकादमी होगी जो लेखकों को उचित जीविका जुटाकर उनसे उपन्यास, कहानियां, कविताएं लिखवाएगी, उन्हें समाज के श्रेयस्कर व्यक्ति समझकर छुट्टी, पेंशन, आर्थिक सहायता देगी, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगी? वो कौन सी अकादमी होगी जो लेखकों को मनुष्य समझेगी, उन्हें हवा फांकने वाले, शून्य में रहने वाले अमानवीय व्यक्ति समझने पर विवश नहीं करेगी? अरे लीजिए महाराज, आपकी घास आ गई। सेक्रेटरी ने जल्दी जल्दी में मुझसे कहा। उसकी कृत्रिम मुस्कुराहट के पीछे मैं क्रोध का एक तूफान उठते हुए देख रहा था। साफ नजर आ रहा था कि यदि अकादमी के नियम में यह नियम होता कि किसी मेहमान की गुस्ताखी पर उसे गोली मारी जा सकती है, तो अवश्य ही वो मुझे गोली मार देता, परंतु क्या करता, घास प्रस्तुत करने पर विवश था। मैंने इधर उधर देखा, इस बहस में भाग लेने को कोई तैयार नहीं था। श्री गणेंद्र नाथ नागपाल जी ने रसगुल्ला निगल लिया था और अब समाधि में चले गए थे। श्री अब्बू अदीब ऊँगते ऊँगते मराक्के यानी समाधि में पहुंच गए थे। सुंदर सिंह जी इस तरह बार बार अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे जैसे उन्हें कोई नया विचार सता रहा हो, हालांकि केवल खुजली थी। जब मैंने ये देखा कि कोई लेखक इस खतरनाक बहस में भाग लेने को तैयार नहीं, तो मैंने भी यही सही समझा कि घास खाना शुरू कर दूं। एक गधा इससे अधिक कर भी क्या सकता है, खास तौर पर जब उसे ऐसे लोगों से पाला पड़े जो अपने प्रकृति के लेखक कम और मढ़ी के महंत अधिक मालूम होते हो। मैंने घास खानी शुरू कर दी। अभी 2-3 कौर ही लिए थे कि उधर से खटका हुआ। देखा तो एक महाशय गले में चादर डाले, धोती बांधे, तानपुरा हाथ में लिए मुस्कुराते हुए मेरी ओर चले आ रहे हैं। पास आकर बोले, हमने सुना है कि आपको पक्का गाना सुनने का शौक है। मैंने कहा, जी मैं स्वयं पक्का गाना गाता हूं। कहिए तो अभी दरबारी विलंबित शुरू कर दूं? वे हंसकर बोले, नहीं, अभी तो आप चलकर हमारे संगीतकारों से गुणकली सुनिए। ठहरिए तो, मैंने कहा, ये थोड़ी सी घास खा लूं, फिर जाने कब मिले न मिले। तो ये था एक गधे की आत्मकथा का 15वां एपिसोड। अब 16वें एपिसोड में आप सुनिएगा कि गधे साहब जो है अकादमी की सभा में जाते हैं और वो गुणकली सुनते हैं और वहां खुद भी एक पक्का गाना सुनाते हैं, और तब जब वहां पकड़े जाते हैं फिर क्या होता है।
आप सुन रहे थे एक गधे की आत्मकथा एपिसोड 16, जिसे लिखा है कृष्णचंद्र ने। महान रचना है ये, आवाज़ आप मंजीत ठाकुर की। अगर हम हमारी जो कोशिश है अच्छे साहित्य को आप तक पहुंचाने की, अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस कहानी को अपने बच्चों को और तमाम किशोरों को सुनाइए कि किस तरह का साहित्य, उम्दा साहित्य हमारे समाज में लिखा गया है। नमस्कार।